प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है क्या भारतीय शासक वर्ग के लिए उसके अंधभक्त अंग्रेजी कहावत कभी कभी पिशाच अपने निर्माता को ही खा जाता है को चरितार्थ करेंगे। मैं शीर्षक पुनः दोहराता हूँ। क्या भारतीय शासक वर्ग के लिए उनके अंधभक्त अंग्रेजी कहावत कभी कभी पिशाच अपने निर्माता को ही खा जाता है को चरितार्थ करेंगे। इस वीडियो सीरीज का यह तीसरा एवं अंतिम एपिसोड है। इस एपिसोड में हम इसके शीर्षक के अनुसार कुछ अन्य दीगर तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण भारतीय शासक वर्ग के करोड़ों की संख्या वाले बिना वेतन की फौज की तरह से अंधभक्त किस प्रकार से एक पिशाच की तरह से साबित होंगे एवं अपने निर्माता अर्थात इस भारतीय शासक वर्ग को ही खा जाएंगे। अपने तर्कों एवं तथ्यों को समझाने के लिए हम कुछ उपशीर्षकों के तहत अपनी बात कहेंगे। पहला उपशीर्षक, आप कागज की झूठी नाव अधिक समय तक नहीं चला सकते। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जैसा कि हमने पहले एपिसोड में कहा है, भारतीय शासक वर्ग आज के इस वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी एवं तकनीकी युग में विश्व चलन एवं विश्व जनमत, वर्ल्ड ट्रेंड एंड वर्ल्ड ओपिनियन के ठीक विपरीत पुरोहितवादी, धर्मोन्मादी, धर्मांधतावादी, अंधविश्वासी, अधिनायकवादी व्यवस्था को भारत पर थोप रहा है। इसे ही वो हिंदू राष्ट्र एवं रामराज के नाम से जयकार करता है। ऐसा अनुगमन अप्रोच विनाशकारी है, सुख शांति के विरुद्ध है। इन सब बातों को और भी विस्तार से इस तरह से समझा जा सकता है कि आज के इस युग में किसी भी देश की युवा पीढ़ी उसका सबसे बड़ा संसाधन होती है। किसी एक देश का नेतृत्व शासक वर्ग अगर इस युवा पीढ़ी के अंदर छिपी विशाल शारीरिक एवं बौद्धिक ऊर्जा का सदुपयोग करता है तो वो देश हर क्षेत्र में विकास करता है, देश ताकतवर बना रहता है। हमारे सामने चीन का इस मामले में सबसे उत्तम उदाहरण है। एक समय था जब चीन की विशाल जनसंख्या उसके लिए एक बड़ी समस्या मानी जाती थी, लेकिन वहाँ के नेतृत्व शासक वर्ग ने इस विशाल जनसंख्या में से युवक युवतियों को अपना सबसे बड़ा संसाधन बनाया, उसका सदुपयोग किया और आज चीन हर क्षेत्र में एक महान शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। जबकि चीन तो भारत से बहुत बाद में आज़ाद हुआ है। चीन ने यह चमत्कार कैसे किया, हमारे विद्वान दर्शकों को बताते चलें कि हम वनाधिकारी रहे हैं। वन विभाग एवं रेशम विभाग, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा गहरा संबंध होता है। भारत सरकार रेशम विभाग के अधिकारियों को रेशम कीट पालन के क्षेत्र में हो रहे नए नए अनुसंधान एवं टेक्नोलॉजी को जानने सीखने के लिए प्रशिक्षण के लिए चीन भेजती रहती है, क्योंकि चीन रेशम कीट पालन रेशम उद्योग में संसार में सबसे आगे है। इस प्रकार चीन से प्रशिक्षण प्राप्त रेशम विभाग के अधिकारियों से अक्सर हमारी चर्चा होती रहती थी। वे बताते थे कि चीन के लोगों में शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, सिविक सेंस, हाइजीनिक सेंस, अनुशासन का समय के पालन का स्तर बहुत ऊंचा है। उनमें वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी सोच विचारधारा कूट कर भरी रहती है। वे समय का सदुपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
रेशम विभाग के अधिकारी हमें यह भी बताते थे कि चीनी समाज का एक अच्छा गुण ये भी है कि वे ना तो व्यर्थ में ही किसी के कार्यों में, मामलों में विघ्न डालते हैं और न ही किसी प्रकार का विघ्न पसंद करते हैं। चीनी व्यक्ति अपने कार्यों, रोजगारों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति बहुत ही लगनशील एवं निष्ठावान होता है। उनका यह भी अवलोकन था कि भले ही कोई चीनी व्यक्ति अशिक्षित भी होगा, तब भी उसकी IQ बहुत ज़्यादा होती है। रेशम विभाग के हमारे मित्र बताते हैं कि हालांकि चीन की अधिकतर जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन चीन में नास्तिकों का प्रतिशत भी काफ़ी है। वहाँ प्रकृति पूजक भी हैं, यानी वहाँ आदिवासी जनसमूह भी काफ़ी प्रतिशत में हैं। लेकिन चीन की जनता साल में 1-2 बार ही अपने धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में अपना समय देती है, वरना वे लोग अपने अपने कार्यों में जुटे रहते हैं। उन्होंने पाया कि चीन में पाखंडवाद, संस्कारवाद, धर्मांधता, धर्मोन्माद एवं अंधविश्वासों की बहुत कमी है। हालांकि चीन में अनेक आदिकालीन मान्यताएं एवं परंपराएं एवं विश्वास पाए जाते हैं, लेकिन वे बहुत कम मात्रा में तथा चीनी जनजीवन में वे हावी नहीं हैं। वैसे तो रेशम विभाग के हमारे मित्रों ने चीन के जनजीवन के विषय में हमें अनेक अच्छी बातें बताईं, लेकिन हम उनकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वरना हम पर यह आरोप लगने लगेगा कि हम शत्रु देश की बहुत तारीफ कर रहे हैं। हालांकि भारतीय शासक वर्ग अपने राजकीय स्वार्थ, रूलिंग इंटरेस्ट के लिए चीन से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। अब हम उन गूढ़ रहस्यों की चर्चा करते हैं जिनके आधार पर चीन ने आश्चर्यचकित कर देने वाली तरक्की की है एवं विश्व में वो एक बहुत बड़ी शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। हम अक्सर अपनी बातों में चीन की एक प्रसिद्ध कहावत का इस्तेमाल करते हैं। यह कहावत है, याचक को बार बार मछली का टुकड़ा मत दो, उसे मछली पकड़ने की कला सिखा दो, वो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। चीन के नेतृत्व बुद्धिजीवियों ने इसी कहावत को चरितार्थ किया और अपनी जनता, खासकर विशाल युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा संसाधन माना एवं इसी संसाधन का सकारात्मक दिशा में मोड़ा। अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, तकनीकी तथा व्यावसायिक कोर्सों की शिक्षा दी, युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी सोच विचारधारा का विकास किया। परिणाम यह हुआ कि चीन की विशाल युवा पीढ़ी विकास कार्यों में, उत्पादन के कार्यों में, हस्तकला में, दीगर ललित कलाओं में जुट गई। इस प्रकार चीन का विकास का क्रम ज्यामितीय क्रम, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया, जिसे सारा संसार देख रहा है। आज चीन विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक, सामरिक, औद्योगिक, बौद्धिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। अब हम इधर भारत की चर्चा करते हैं। भारतीय शासक वर्ग अपने राजकीय स्वार्थों, उद्देश्यों, रूलिंग इंटरेस्ट के लिए भारत के विशालतम युवा युवती रूपी विशाल संसाधन को किन किन हथकंडों में अपना कर उन्हें अपना सब्जेक्ट अर्थात मानसिक गुलाम बनाता है, अंधभक्त बनाता है। इसके विषय में हम पहले एवं दूसरे एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम उन बातों को बताने का प्रयास करेंगे कि कैसी और किन किन गतिविधियों में भारतीय शासक वर्ग अपने अंधभक्तों की करोड़ों की बिना वेतन वाली फौज को 24 घंटे 12 महीने साल भर तक गैर उत्पादक, नकारात्मक एवं विघटनकारी गतिविधियों में उलझाकर रखता है। इन सब अनगिनत गतिविधियों का वर्णन करना तो
यहाँ कदापि संभव नहीं है। हाँ, कुछ खास गतिविधियों का संक्षेप में हम यहाँ वर्णन करेंगे जो भारतीय जनजीवन में एवं देश के विकास में बहुत बुरा असर डालती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकतर खेती मानव श्रम, पशु श्रम का इस्तेमाल करके ही होती है। दूसरे शब्दों में भारत में खेती का यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन बहुत कम हुआ है। इसका अर्थ यह है कि अच्छी फसल एवं लाभप्रद खेती के लिए, अच्छी उपज यील्ड प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषक परिवार के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि पूरा परिवार कृषि कार्यों को समय पर स्वयं करे, देखरेख करता रहे, समय समय पर पानी, खाद, उर्वरक देता रहे, कीट व्याधि होने पर तुरंत उसका उपचार करे ताकि फसल को बचाया जा सके। भारतीय ग्रामीण कृषि में पशु पक्षियों से फसल की सुरक्षा के लिए भी प्रायः पूरे परिवार को जुटा रहना होता है। उसे रात दिन खेतों पर ही रहना होता है। लेकिन भारतीय शासक वर्ग ग्रामीण कृषकों की बहुत बड़ी संख्या को अनेकों धार्मिक आयोजनों, संस्कारों, कथा प्रवचनों, मेलों ठेलों, चुनावी रैलियों, धार्मिक यात्राओं इत्यादि में ही उलझाकर रखता है। कृपया हमारी इस बात पर ध्यान देने का कष्ट करें कि भारत में जो तीर्थ यात्राएं होती हैं, कांवड़ यात्राएं होती हैं, वे कई महीनों तक चलती हैं। अर्थात जब ग्रामीण यात्री माना कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो वे 2-3 माह बाद ही घर लौटते हैं। हमारा यहाँ यह कहने का मतलब है कि जो 2-3 माह का वह कीमती समय होता है जब फसल खेत में खड़ी होती है, उसकी उपेक्षा कर भारतीय शासक वर्ग धर्म कर्म के नाम पर तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर युवा पीढ़ी को। जबकि आज के इस वैज्ञानिक तार्किक युग में ऐसा करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। लेकिन भारतीय शासक वर्ग द्वारा आम आदमी को जिस तरह से धर्मांध, धर्मोन्मादी, अंधविश्वासी बनाया जाता है, वे सब कुछ छोड़कर बस करोड़ों की संख्या में निकल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों तो भारतीय शासक वर्ग सरकारी खर्चों पर बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ यात्राएं करा रहा है। इन दिनों भारतीय समाज के दिलो दिमाग में धर्मांधता, धर्मोन्माद, पाखंडवाद, अंधविश्वास इस गहराई तक भर दिए गए हैं कि वो खराब सीजन में भी जोखिम भरे तीर्थ स्थानों जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी एवं पहाड़ों पर पाए जाने वाले धार्मिक स्थलों की उस समय यात्रा करते हैं जब वहाँ भारी बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हजारों वाहन बाढ़ में बहकर नष्ट हो जाते हैं। इन धार्मिक यात्राओं में आम आदमी की खून पसीने की कमाई भी बर्बाद होती रहती है। दूसरी तरफ मेलों ठेलों, कथा प्रवचनों, दीगर धार्मिक कार्यक्रमों इत्यादि में इतनी अत्यधिक अनियंत्रित भीड़ एकत्र हो जाती है कि हजारों लोग अपने जान गंवा बैठते हैं। रात भर चलने वाले कथा प्रवचनों में महिलाओं की कीमती जेवरों को लूटे जाने की भी बहुत घटनाएं होती रहती हैं। उधर ऐसे आयोजनों में 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों की भी खूब चोरी होती है। बच्चे अपनी माँ बाप से बिछड़कर गुम हो जाते हैं। दुख इस बात का है कि इस वैज्ञानिक तार्किक युग में ये सब बातें एक तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ते क्रम में हैं, दूसरी तरफ इनमें होने वाली जनधन की हानि की संख्या मात्रा भी तेज़ी से बढ़ते क्रम में है। अब हम कांवड़ यात्राओं से होने वाले नुकसानों का कुछ
प्रारूपिक उदाहरणों की मदद से सार संक्षेप में वर्णन करते हैं। क्योंकि हम वन विभाग में सेवारत रहने के कारण ग्रामीण जनजीवन से बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की मुख्य फसलें खरीफ ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु की होती हैं। दुर्भाग्य से कांवड़ यात्रा भी वर्षा ऋतु में ही होती है, जो लगभग 2 माह चलती है। मध्य दक्षिण पश्चिम भारत के कांवड़ यात्रा पर जाने वाले कांवड़िए तो लगभग 3 माह पश्चात वापस गांव लौटते हैं। हमने स्वयं ने देखा है कि प्रायः पूरे गांव के युवक युवतियां कांवड़िए बनकर यात्रा में निकल जाते हैं। कहीं कहीं तो हमने देखा है कि किसी एक ग्रामीण परिवार में माता पिता वृद्ध हैं और उनके 2 युवक पुत्र हैं। वे दोनों भाई कांवड़ यात्रा में निकल जाते हैं, क्योंकि उधर खेत में चावल की फसल बोई गई है। उधर माता पिता के बस की बात नहीं होती कि वे खेत में समय पर पानी पिला सकें, निंदाई गुड़ाई कर सकें, उर्वरक डाल सकें, कीट बीमारी के आक्रमण होने पर फसल को बचा सकें, फसल की पशु पक्षियों से सुरक्षा कर सकें, इत्यादि इत्यादि। हमारा यहाँ तर्क यह है कि दोनों युवक भाइयों का यह कर्तव्य है कि वे फसल के इस महत्वपूर्ण समय में गांव घर पर ही रहकर उन सभी कार्यों को करते जिन्हें हमने अभी गिनाया है, ताकि अंत में उत्पादन अच्छा होता, वो भी अच्छी गुणवत्ता का। कृपया हमारी इस बात पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें। भारत हर फसल के मामले में प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व स्तर के मान से बहुत बहुत कम है। यह अवस्था हमारे देश को आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक रूप से मजबूत नहीं होने देती। इस दुखद अवस्था के अनेक कारणों में एक कारण ये भी है कि भारतीय शासक वर्ग ने अपने राजकीय स्वार्थों के लिए भारत की युवा पीढ़ी को, खासकर ग्रामीण युवा पीढ़ी को 24 घंटों 12 महीनों धर्मांधता, पाखंडवाद, संस्कारवाद, अंधविश्वासों एवं अनेकों धार्मिक गतिविधियों, राजनीतिक रैलियों, समारोह, मेलों ठेलों में उलझाकर रखा है। यह दुखद अवस्था मात्र कृषि क्षेत्र में ही नहीं है, ललित कला के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग एवं मध्यम बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यापारिक परिवहन क्षेत्रों में भी है। इन कारणों से इन सभी क्षेत्रों में कम उत्पादन एवं मंदी बनी रहती है। लेकिन भारतीय शासक वर्ग, नेतृत्व एवं कथित बुद्धिजीवी वर्ग चीन की उस कहावत जिसका जिक्र हमने पहले किया है का भावार्थ उल्टे अर्थों में लेता है, अर्थात वो भारत की आम जनता को मछली पकड़ने की कला सिखाना नहीं चाहता। वो जैसा कि उसने अनेक लॉलीपॉप जैसे कार्यक्रम चला रखे हैं, अनेक रूपों में मछली के टुकड़ों की तरह बांटता रहता है। उसी के अनुसार आज 85 करोड़ आम जनता सरकारी अनाज पर जिंदा है। ऊपर से तो ये ढेर सारी लॉलीपॉप खिलाते रहने वाली बातें, योजनाएं, कार्यक्रम बहुत लुभावने लगते हैं। इनके प्रचार प्रसार में, तारीफों में खरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, वो भी सरकारी खजाने से। भारतीय शासक वर्ग इन खर्चों को करता है, लेकिन कुल मिलाकर ये सब कार्यक्रम, योजनाएं एक आम आदमी को, खासकर ग्रामीण लोगों को, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों को मक्कार, मत कमेरा, आलसी, परजीवी की तरह से बनाती हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि ये सब कार्यक्रम, योजनाएं भारतीय शासक वर्ग को अपने अपने वोट बैंक को सादे रखने में एवं स्वयं को और धनाढ़ बनाने में, सत्ता शक्ति केंद्रों पर बने रहने में मदद करती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि
ये सब गतिविधियाँ चूँकि अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं, ये झूठी कागज़ की नाव को चलाने जैसी हैं, अतः देश को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। अब यह बात बहुत ही ज़्यादा आम चर्चा का विषय बन गई है कि इन दिनों भारत में बेरोजगारी की समस्या रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है, लेकिन भारतीय शासक वर्ग के लिए यह अवस्था वरदान की तरह से साबित हो रही है। वो इस तरह से कि ये जो बेरोजगारी, मुफलिसी, आवारागर्दी है, वो युवा पीढ़ी को आसानी से अपने अंधभक्तों को बनाने में बहुत मदद करती है, उनकी ब्रेन वॉशिंग में बहुत मदद करती है, युवा पीढ़ी को धर्मोन्मादी, अंधविश्वासी, कर्मकांडी, धर्मभीरू बनाने में भी मदद करती है। ऐसी अवस्था में एक देहाती कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, बड़ी अच्छी तरह से चरितार्थ होती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये झूठी छल कपट वाली कागज़ की नाव कब तक चल सकती है। विद्वानों ने कहा है, आप सभी लोगों को चंद समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप चंद लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन भारतीय शासक वर्ग अपना ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, अधिनायकवादी एजेंडा भारत के सभी लोगों पर हमेशा के लिए थोपना चाहता है। अब चूँकि यह एजेंडा विश्व जनमत के मान से और गैर लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अतार्किक है, अतः यह ढांचा स्वयं ही एक दिन अपने ही बोझ से भर आकर गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इस ढांचे को गिरने में वे 12 कारण, फैक्ट्स भी काम आएंगे, जिसका वर्णन हमने इस वीडियो सीरीज के दूसरे एपिसोड में किया है। कुल मिलाकर एक अवस्था ऐसी आएगी कि भारतीय शासक वर्ग द्वारा निर्मित किए गए करोड़ों अंधभक्त एक दिन स्वयं ही तंग आकर एक पिशाच की तरह बन जाएंगे और अपने निर्माता यानी भारतीय शासक वर्ग को ही खाने लगेंगे। फिर उसका हिंदू राष्ट्र, राम राज्य एवं अखंड भारत का ढांचा अपने ही बोझ से भर आकर गिर जाएगा। इसके मलबे में निश्चित रूप से भारतीय शासक वर्ग भी दब जाएगा। फिर देश में सांस्कृतिक क्रांति होगी। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारी वीडियो सीरीज का ये तीसरा एवं अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।